चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो बना दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम आतंकवादियों में से एक। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2000 में, कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर। एक एकदम जम्मा देने वाली सर्द रात थी जब पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की वर्दी पहनकर कोई 25 आतंकवादी भारतीय सेना की एक पोस्ट पर अचानक हमला कर देते हैं। और इस हमले में कुछ ऐसा होता है जो सोच से भी परे है। मतलब एक वहशीपन की हद पार कर दी जाती है। इन हमलावरों का जो लीडर था वो एक भारतीय सैनिक सिपाही भाऊ साहेब मारुति तालेकर का सिर कलम कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस सिर को एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ वापस बॉर्डर के पार ले जाता है। अब हैरानी की बात देखिए, इस तरह के वॉर क्राइम की निंदा होनी चाहिए थी, है ना? पर हुआ ठीक उल्टा। पाकिस्तानी सेना के एक बड़े जनरल ने उस आतंकवादी की पीठ थपथपाई। उसे कहा गया कि तुमने आज मुल्क का सीना चौड़ा कर दिया है, और उस कटे हुए सिर को एक तोहफे की तरह पेश किया गया। तो सवाल ये है कि कौन था ये शख्स जिसने इतनी बर्बरता दिखाई और उसे इसके लिए इनाम भी मिला? उसका नाम था इलियास कश्मीरी, और आतंक की दुनिया में ये उसका पहला लेकिन बहुत ही खौफनाक कदम था। तो आखिर ये इलियास कश्मीरी इतना बड़ा हैवान बना कैसे? चलिए देखते हैं कि वो कैसे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से एक कट्टर मुजाहिद बन गया। तो कश्मीरी का जन्म हुआ था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। शुरुआत में तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वहीं पर उसका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ होने लगा। नतीजा, उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और कराची के एक कट्टरपंथी मदरसे में चला गया। और यहीं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नज़र उस पर पड़ी। आईएसआई ने उसे भर्ती किया और फिर भेज दिया अफगानिस्तान, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए। अफगानिस्तान की लड़ाई ने उसके शरीर पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। एक ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी दाहिने हाथ की एक उंगली और बाईं आंख चली गई, हमेशा के लिए। कहते हैं कि इस घटना के बाद वो और भी ज्यादा कट्टर और बेरहम हो गया। तो जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से वापस चला गया तो आईएसआई के पास एक तैयार किया हुआ हथियार था, इलियास कश्मीरी। अब उन्होंने इस हथियार का मुंह सीधा भारत की तरफ मोड़ दिया। आईएसआई ने उसे काम दिया कश्मीर में आतंक फैलाने का, और यहीं पर उसने अपनी खुद की एक बेहद खूंखार आतंकी यूनिट बनाई जिसका नाम था ब्रिगेड 313। अब ये कोई मामूली यूनिट नहीं थी। इसमें शामिल होने के लिए इतने मुश्किल फिजिकल और मेंटल टेस्ट पास करने होते थे कि हर कोई नहीं कर पाता था। और इनकी पहचान थी सिर कलम करना और फिदायनी हमले करना, मतलब हद दर्जे की क्रूरता। ब्रिगेड 313 के साथ उसने कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमले किए। बात इतनी बढ़ गई कि उसने आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए दिल्ली से 4 विदेशी टूरिस्ट तक को किडनैप कर लिया। खैर, इसी दौरान 1995 में वो भारतीय सेना के हत्थे चढ़ गया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद वो एक हाई सिक्योरिटी जेल में सुरंग खोदकर फरार हो गया। और इस फरारी ने तो उसे जिहादी सर्कल्स में एक हीरो ही बना दिया। लेकिन फिर तारीख आई 11 सितंबर 2001, 9/11। इस एक हमले ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और आईएसआई ने जो हथियार बनाया था वो अब अपने ही मालिक के खिलाफ होने वाला था। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, 9/11 के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। ये बात इलियास कश्मीरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसके लिए एक काफिर देश के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ना जिहाद के साथ सबसे बड़ी गद्दारी थी। तो जो आईएसआई कल तक उसे पाल पोस रही थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसके बाद तो बगावत का एक पूरा सिलसिला ही शुरू हो गया। सबसे पहले उसने आईएसआई के ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर 2003 में उसने अपने पुराने आका यानी उस वक्त के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर ही एक जानलेवा हमले की साजिश रच डाली। खैर, इस कोशिश के बाद उसे पकड़ लिया गया, टॉर्चर किया गया और कई साल जेल में बंद रखा गया। लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो थी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई। लाल मस्जिद के उस ऑपरेशन में सैकड़ों कट्टरपंथी मारे गए थे। इस घटना ने कश्मीरी के लिए आग में घी डालने का काम किया। अब बस उसने खुलेआम पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया, और यहीं पर उसने ऑफिशियल तौर पर उसामा बिन लादेन के अल-कायदा को ज्वाइन कर लिया। तो अब सोचिए, कश्मीरी अब सिर्फ आईएसआई का एक प्यादा नहीं रहा। अल-कायदा का हिस्सा बनते ही उसकी पहुंच, उसकी सोच, सब कुछ ग्लोबल हो गया। अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुका था।
और इसके बाद तो उसने हमलों की जैसे झड़ी ही लगा दी। उसने रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स GHQ पर हमला करवाया, लाहौर में ISI के हेडक्वार्टर पर हमला करवाया, अपने एजेंट डेविड हेडली को इस्तेमाल करके 26/11 मुंबई हमलों की पूरी साजिश रची, उसे रिमोट कंट्रोल की तरह चलाया। पुणे की जर्मन बेकरी का ब्लास्ट भी उसी का काम था। और शायद उसका सबसे बड़ा हमला था अफगानिस्तान में CIA के एक बेस कैंप चैपमैन पर सुसाइड अटैक, जिसमें 7 टॉप अमेरिकी एजेंट्स मारे गए थे। उसकी क्रूरता का लेवल समझना हो तो ये एक किस्सा काफ़ी है। जब उसने डेविड हेडली को डेनमार्क के उस अखबार पर हमले के लिए भेजा जिसने पैगंबर के विवादित कार्टून छापे थे, तो उसके इंस्ट्रक्शन सुनिए। उसने कहा था, एडिटर और कार्टूनिस्ट को ढूंढो, उन्हें जान से मत मारना, सिर्फ घायल करना, फिर अपने चाकू निकालना और उनके सिर धड़ से अलग कर देना और उन कटे हुए सिरों को सड़क पर फेंक देना। मतलब उसका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में खौफ फैलाना था। इन्हीं सब हमलों के बाद अमेरिका ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और उसके सिर पर रखा गया $5 मिलियन का इनाम, यानी उस वक्त के हिसाब से करीब 22 करोड़ रुपए। अपने 7 टॉप एजेंट्स को खोने के बाद CIA के लिए अब ये मामला पर्सनल हो चुका था। उसामा बिन लादेन के बाद अगर कोई उनका नंबर 1 टारगेट था तो वो था इलियास कश्मीरी। 2 मई 2011 ये वो तारीख है जब ओसामा बिन लादेन मारा गया। इसके बाद CIA की पूरी मशीनरी सिर्फ एक नाम के पीछे पड़ गई, इलियास कश्मीरी। सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, जमीन पर उनके जासूस, सब ने मिलकर उसके चारों तरफ जाल बुनना शुरू कर दिया और बहुत जल्द साउथ वजीरिस्तान में उसकी लोकेशन का पता चल गया। और फिर आई वो रात, 3 जून 2011, बिन लादेन की मौत के ठीक 1 महीने और 1 दिन बाद। साउथ वजीरिस्तान में एक सेब के बाग के अंदर एक सेफ हाउस था। कश्मीरी वहीं अपने 8 साथियों के साथ छिपा हुआ था और हजारों मील दूर एक CIA ड्रोन ऑपरेटर की उंगली एक बटन पर इंतजार कर रही थी। बस एक बटन दबा और ड्रोन से 4 हेलफायर मिसाइलें निकलीं। निशाना एकदम सटीक था। विडंबना देखिए, जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को धमाकों में उड़ाने की साजिशें रचीं, वो खुद एक धमाके में ऐसे खत्म हुआ कि उसकी लाश तक नहीं मिली। बाद में अल-कायदा और उसकी ब्रिगेड 313 दोनों ने कन्फर्म किया कि इलियास कश्मीरी मारा गया है। तो इलियास कश्मीरी की कहानी एक बहुत ही खतरनाक सबक सिखाती है कि जब प्रॉक्सी वॉर के लिए ऐसे हथियार तैयार किए जाते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो हमेशा बनाने वाले की ही कंट्रोल में रहेंगे। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आज दुनिया में जो अलग-अलग जगहों पर संघर्ष चल रहे हैं, उनमें जो ऐसे नए हथियार तैयार हो रहे हैं, कल उनका निशाना कौन होगा।